नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी मित्रों का मैं अपने लक्ष्य संस्कृतम चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हम बाबूराव सक्सेना द्वारा रचित टीजीटी में जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसके आधार पे संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने संधि के भूमिका भाग का वीडियो बना के डाला है, जिसमें हमने संधि शब्द कैसे बना है, संधि कहाँ कहाँ आवश्यक होती है, संधि जन्य कार्य कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा की है। आज हम इस वीडियो में संधि प्रकरण पढ़ेंगे। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो आइए हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि के भेद कितने हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम पहले ये देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि देखते हैं, लिखा है प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, वहां स्वर संधि होता है। स्वर संधि कहाँ होता है? जहाँ प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह स्वर हो और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होता है वह स्वर हो, तो वहां स्वर संधि होती है। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या है? विद्या धन आलय। विद्या में जो दा में जो आ है, ये क्या है? ये स्वर है, बड़ा आ है, जिसे दीर्घ आ कहा जाता है। ये क्या है? ये स्वर है। और द्वितीय पद का जो प्रथम बड़ा आ है यानी दीर्घ आ है, वो भी क्या है? स्वर है। तो ये स्वर संधि वही होता है, यानी प्रथम पद का विद्या और आलय, ये 2 पद हैं, जिसमें प्रथम पद विद्या है और दूसरा पद आलय है। तो प्रथम पद का जो विद्या प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वह स्वर हो और दूसरा पद जो आलय है उसका जो प्रथम वर्ण है वह स्वर हो, तो वहां स्वर संधि होती है। तो जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय में जो विद्या का आ है वह भी स्वर है और आलय का जो आ है वह भी स्वर है, इसलिए विद्यालय में कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। अब दूसरी संधि क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि में है प्रथम पद व्यंजन हो तथा दूसरा पद स्वर अथवा व्यंजन हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि कहाँ होती है? प्रथम पद व्यंजन हो और दूसरा पद क्या हो? स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे रामस धन सेते, रामस सेते में 2 पद है। कौन कौन सा? पहला पद रामस है और दूसरा पद सेते है। तो कह रहा व्यंजन में जो प्रथम पद है वो क्या है? व्यंजन हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन हो और द्वितीय पद क्या हो? स्वर हो अथवा व्यंजन हो। तो यहाँ रामस और सेते में प्रथम पद जो रामस है उसका अंतिम वर्ण सा है, ये भी व्यंजन है, और दूसरा पद जो सेते है इसका प्रथम वर्ण सा है, ये भी व्यंजन है। इसलिए व्यंजन और व्यंजन के संयोग से कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। तो रामस सेते बन गया। और दूसरा उदाहरण है वाक धन ईसा। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण का जो है क्या है? व्यंजन है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है ईसा का जो ई है, ये क्या है? स्वर है। तो व्यंजन और स्वर के संयोग को भी व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये क्या होंगे? वाक और ईसा, वाग ईसा। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। यानी व्यंजन संधि वहां होती है जहां प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तो भी व्यंजन संधि होती है। और क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो वहां भी व्यंजन संधि होती है। ध्यान रखने योग्य ये बात है, इतना यहाँ ध्यान रखना है आपको कि व्यंजन संधि के जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है वो व्यंजन होना चाहिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और दूसरा पद का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तब भी वहां व्यंजन संधि ही होती है। जैसे वागीसा और रामस सेते। इतना आगे होगा समझ में आप लोग के। अब अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग कहाँ? तो विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग, स्वर और व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हरि धन चलती,
हरि धन चरति में दो पद हैं, पहला है हरि और दूसरा है चरति। तो हरि प्रथम पद का जो लास्ट का वर्ण है वो क्या है, विसर्ग है। हरि में विसर्ग है ये, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है ये चा है, ये क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ हरि धन चरति, हरि चरति में कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। यानी विसर्ग संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए, और बाद वाला चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो वहाँ विसर्ग संधि होता है। और व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा पद व्यंजन हो अथवा स्वर हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। और स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि स्वर संधि में क्या होना चाहिए, व्यंजन में क्या होना चाहिए, विसर्ग में क्या होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि हमने पढ़ा, संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर को हमने जाना, व्यंजन को जाना, विसर्ग को जाना। अब हम पहली संधि पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो हम 8 भेद लिख दे रहे हैं, कौन कौन से भेद होते हैं मिटाना पड़ेगा। तो स्वर संधि हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हमने पढ़ा। स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जहाँ स्वर होता है वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो स्वर और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे रामस्तुति और दिशा में। विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे हरि धन चरति। तो हरि में जो हरि की रा के बाद जो विसर्ग है और चरति में जो चा है वो व्यंजन है, विसर्ग और व्यंजन हो या स्वर हो वहाँ विसर्ग संधि रहती है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि की पहली संधि क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि। तो सबसे पहली संधि हम पढ़ेंगे अब स्वर संधि। स्वर संधि पे हम चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि को हम जान लेते हैं कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 8 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 8 भेद हो गए। अब हम स्वर संधि में के जो 8 भेद है उस 8 भेदों में पहली जो संधि है दीर्घ स्वर संधि, अब हम इस दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि इसे कहते हैं। तो स्वर संधि में पहली संधि जो है हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे अकः सवर्णे दीर्घ। ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। तो स्वर संधि में पहली संधि का हम अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है। तो इसकी परिभाषा होगी, यदि अक के बाद, यदि
यदि साधारण ह्रस्व, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ दीर्घ आ ई ऊ री री, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ री स्वर के बाद श्रवण, री स्वर के बाद श्रवण, श्रवण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए, श्रवण ह्रस्व अथवा ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दीर्घ स्वर आवे तो वहां कौन सी संधि हुई? दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता आवे तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है। ये हमारे स्वर संधि की परिभाषा है, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है। अका सवर्ण दीर्घ इसका सूत्र है। अका यानी अक का बाद सवर्ण समान वर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण आए तो उस अक का दीर्घ हो जाता है। अब अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, प्रत्याहार बनाना भी पता होगा ही आप लोगों को। तो अक में कितने वर्ण आते हैं? सबसे पहले देखेंगे अक में वर्ण कितने आते हैं। तो अक में आते हैं कितने वर्ण? 5 वर्ण। अक में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, री और लिरी, यही 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। तो ये सूत्र कहता है अक के बाद सवर्ण आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। यही दीर्घ संधि की परिभाषा है इस सूत्र में। अक क्या है? आ, ई, उ, री और ली, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन 5 वर्णों को अक कहा जाता है। और अक के बाद यानी आ, ई, उ, री और ली के बाद फिर से आ, ई, उ, री और ली आए। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, यानी आ, ई, उ, री के बाद फिर से आ, ई, उ और री आए तो उनके स्थान पर यानी आ, ई, उ, री के बाद फिर से जब आ, ई, उ, री आता है तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। सवर्ण उनके स्थान पे सवर्ण दीर्घ हो जाता है, दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे जैसे समझा देते हैं, जैसे आ के बाद यदि आ आए तो कौन सा आ गया? दीर्घ। और ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आए तभी दीर्घ होगा, और दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ आता है तब भी दीर्घ ही होता है। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है, दीर्घ संधि की परिभाषा। उसी तरह ई के बाद ई आए तो दीर्घ ही हो जाएगा, और ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आए तब भी दीर्घ ही होगा, और दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आता है तब भी कौन सी हो जाएगा? दीर्घ ही होगा। इसी तरह से ऊ के बाद ऊ आए तब भी दीर्घ हो गया, और ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी कौन सा ऊ होगा? दीर्घ होगा, और दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी कौन सा ऊ हो जाएगा? दीर्घ ऊ होगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा।
इसी तरह से री के बाद अगर री आता है तो कौन सी री हो जाएगी? दीर्घ री। दीर्घ री में हम एक बार फिर ऐसे कर देते हैं, उसको दीर्घ मान लिया जाता है। और री का दीर्घ नहीं होता है, री का री ही होता है। क्या होता है? री के बाद री आए तो री ही होता है, री का दीर्घ नहीं होता। री का ह्रस्व नहीं होता है, सॉरी, री का ह्रस्व नहीं होता है, री दीर्घ ही होता है। और री के बाद री आए तो दीर्घ री होता है। दीर्घ री को हम जैसे री लिखते हैं उसके नीचे एक बार और री की तरह री की मात्रा लगा देंगे तो उसको दीर्घ री मान लिया जाता है। यानी ये अक के अंतर्गत आ, ई, उ, री और री 5 वर्ण आते हैं। इनके बाद आ के बाद आ यानी समान वर्ण, आ के बाद आ आता है तो दीर्घ आ होगा। ई के बाद ई आए तो दीर्घ ई होगा। ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ ऊ होगा। री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाता है। री के बाद री आए तो री ही होता है, क्योंकि री दीर्घ वर्ण ही है, री का ह्रस्व नहीं होता है। तो ये हमारा अक जो स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि की क्या है? परिभाषा है। अब हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हम समझाते हैं। जैसे है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय होगा। विद्या प्लस क्या होगा? आलय होगा। अब हम यहाँ देखेंगे दीर्घ स्वर संधि की का जो नियम है वो लग रहा है कि नहीं। ये संधि कह रहा है यदि साधारण ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ, सवर्ण का मतलब फिर से समान ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आ विद्या का जो पहला वर्ण विद्या पद विद्या है, इस विद्या में क्या है? आ है। और दूसरा पद आलय है। इस आलय का प्रथम वर्ण आ है। तो आ और आ ये दोनों समान वर्ण हो गए। जब ये समान हो गए तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया। और जब दीर्घ हो गया तो ये विद्या और आलय मिलकर क्या बन गया? हमारा विद्यालय बन गया। क्या बना? विद्यालय बन गया। क्योंकि जब इस विद्या के आ निकल गया तो ये विद्य हो गया। और इस आ और इस आ के स्थान पर दीर्घ हो गया और लय बचा है। तो हम जब विद्य में ये स्वर आके मिला विद्य में दा में, तो दा पे आ की मात्रा लग गई और लय जुड़ गया तो क्या बन गया? विद्यालय बन गया। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। अगला उदाहरण है हमारा, अगला क्या है? हाँ, दैत्यारी। दैत्यारी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैत्य धन आरी। क्या हो गया? दैत्य धन आरी। अब दो पद हैं, दैत्य और अरी है। दैत्य के या में क्या है? स्वर मिला हुआ है। कौन सा स्वर है? आ है। और अरी में दूसरा पद जो अरी है उसमें भी क्या है? आ है। पहला दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? अरी का आ। तो दैत्य के या का जो आ है और अरी का आ है, इन दोनों ये दोनों सवर्ण हो गए, समान वर्ण हो गए। इन दोनों समान वर्ण होने के कारण इनका दीर्घ हो गया, आ हो गया। तो ये दैत्य है। दैत्य प्लस आ प्लस री। अब हम इन्हें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैत्य आ के या में जुड़ा तो या हो गया, री दैत्यारी हो गया। फिर अगला उदाहरण क्या है? अगला हमारा है
इतियों में का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इति धन इयु, इति धन क्या हो जाएगा, इयु हो जाएगा। तो इति के जो पहला पद जो इति है उसमें ताक में कौन सी है, ह्रस्व है, उसको निकाल लेंगे। फिर दूसरा पद इयु में भी पहला यू का जो पहला पद क्या है, ई है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई है। तो ई और ई इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि का नियम लग रहा है। कह रहा है यदि अक के बाद यानी आ ई उ री ली के बाद फिर से आ ई उ री ली आए तो उनके स्थान पर दीर्घ आ ई उ री ली हो जाता है। तो यहाँ ई के बाद ई आया है, यहाँ दीर्घ संधि का नियम लग रहा है, इसलिए ई के बाद ई आया है, इसलिए ई और ई इन दोनों के स्थान पे दीर्घ ई हो करके क्या बन गया शब्द। जब हम इत से ई निकालेंगे तो इत हो जाएगा, और इस इत के ई और यू के ई के स्थान पे कौन सी हो गई है, दीर्घ ही हो गई है, और वह बच्चा है। अब हम इनको संयुक्त बनाएंगे, संयोग करेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा, ये ई आपके किसमें मिला, ता में, ता में मिला तो क्या हो जाएगा, बड़ी यानी दीर्घ की मात्रा लगेगी और वह जुड़ गया तो क्या बन गया, इतियु, क्या बना, इतियु। तो ये हमारा दीर्घ संधि की का उदाहरण हो गया। और फिर है, और हम एक उदाहरण और समझा देते हैं, जैसे श्रीसा, 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 श्रीसा में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा। श्री में कौन सी है, श्री में दीर्घ ई है और ईसा में भी दीर्घ ई है। तो श्री का ई और ईसा का ई, यहाँ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है, इसलिए ई और ई के बाद ई आया है, इसलिए यहाँ कौन सी हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी। और श्री से जब ई निकल गया तो ये क्या बना, श्रावना, और प्लस ई हो गया प्लस सा हो गया, और हम जब इन्हें मिलाएंगे तो श्री 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 और सा के जुड़ गया, सा हो गया, श्री सा। ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस तरह से जितने उदाहरण होंगे उन सभी उदाहरणों को हम दीर्घ संधि में क्या कर लेंगे, नोट करके चलेंगे। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि आप पहले भूमिका भाग आपने वीडियो डाला, उसको आप उसका नोट्स अच्छे से बनाइए। फिर संधि के कितने भेद हैं उनको लिखिए, फिर उनके इसके बाद दीर्घ स्वर संधि, पहली संधि दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि में पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करते हैं, फिर व्यंजन, फिर विसर्ग। तो स्वर संधि में हमने पहली संधि आप लोगों को पढ़ाई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने 3-4 उदाहरण बताया। अब हम ऊ का उदाहरण और समझा देते हैं। ऊ का जैसे आपके बाबूराम सक्सेना में है बधू, बधू परी, बधू परी। बधू परी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बधू प्लस ऊपरी हो जाएगा, बधू प्लस ऊपरी, बधू प्लस बधू, हाँ बधू प्लस ऊपरी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस ऊ के बाद ऊ है, इसलिए ऊ का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो वध बध ऊ प्लस पद, हम इनको जब मिलाएंगे तो वधु, ऊ मिल गया, वधु हो गया, पद जुड़ गया, क्या बना, वधूपरी, वधूपरी बना। इसी तरह से हमारा चमूर्जा, एक और उदाहरण है चमूर्जा, चमूर्जा, चमूर्जा हमारा एक और उदाहरण है। चमूर्जा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चमू धन ऊर्जा हो जाएगा, चमू धन ऊर्जा। चमू में कौन सा होगा,
दीर्घ ऊ है। और दूसरा पद जो ऊर्जा है उसमें कौन सा ऊ है? दीर्घ ऊ है। तो यहाँ ऊ के बाद ऊ आए, चाहे ह्रस्व ऊ आए, उसके बाद ह्रस्व ऊ आए तब भी दीर्घ होगा, और दीर्घ ऊ आए तब भी क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आया, इस दीर्घ ऊ हो जाएगा। चमू का जब ऊ निकल गया तो चम हो गया, और ऊ और ऊ के स्थान पे दीर्घ ऊ हो गया है। और क्या बचा है? रजन। जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ आया माँ में, चमू हो गया, रजन, चमूर्जा बन गया हमारा शब्द। क्या बना? चमूर्जा। इसी तरह से बाबूराम सक्सेना में जितने उदाहरण हैं, हम समस्त उदाहरण को दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत उसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा के बाद हम सारे उदाहरण को अपने नोट में उतारेंगे। अब जब हम नोट्स बनाएंगे तो हम स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि लिखेंगे। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र लिखेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ। फिर दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिख के जितना उदाहरण है हम सभी उदाहरण को अपने नोट में क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। सारे उदाहरणों को हम नोट कर लेंगे। जितने उदाहरण, एक भी उदाहरण को छोड़ना नहीं है। जितने उदाहरण है सबको हमें अपने नोटबुक में क्या कर लेना है? उतार लेना है। इसी तरह से अगला एक और समझा दे रहे हैं, क्रिकारः। क्रिकारः का जो है, क्रिकारः क्या है? अगला उदाहरण हमारा है क्रिकारः। क्रिकारः का विच्छेद होगा क्री धन आकारः। क्री धन आकारः। क्री में क्या है? का में क्या है? री है, इस री को निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या है? क्रिकारः का जो है उदाहरण गलत हो गया विच्छेद, क्री धन ऋकारः हो गया। धन ऋकारः होगा, गलत गलती होगी। क्रिकारः में क्री में री है, जैसे री को हमने काग में जो री की मात्रा लगी उस री को हमने निकाल लिया। फिर ऋकारः जो दूसरा पद है उस ऋकारः का पहला वर्ण क्या है? री है, इस री को हम निकाल लेंगे। तो री और री के बाद यहाँ दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है। री के बाद री आए तो कौन सी री हो जाएगी? दीर्घ री हो जाएगी। तो दीर्घ री लिख के उसके नीचे एक बार और ऐसे लटका देंगे, उसको दीर्घ री मान लिया जाता है। तो इस का से जब री निकल गया तो का बन गया, और का के री के स्थान पे और ऋकारः के री के स्थान पे कौन सी री हो गई है? दीर्घ री हो गई है। और फिर क्या बना है? कारः शब्द बचा है। हम इन वर्णों को जब मिलाएंगे तो का में ये स्वर आके का में जुड़ा तो क्री हो गया, और कारः जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिकारः शब्द बना। कौन सा शब्द बना? क्रिकारः शब्द बना। काम में एक बार और क्रिकारः बनेगा। क्रिकारः काम में री की नहीं, एक बार और री। जब हम इन सब उदाहरणों को पढ़ेंगे तो उनके बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों को भी नोट करते चलेंगे। क्रिकारः में जो री की मात्रा लगेगी उसके नीचे एक बार और री की मात्रा लगी। जो शब्द जिस शब्द में एक बार और री की मात्रा लगा रहा था वही शब्द सही माना जाता है। कभी कभी विकल्प में क्रिकारः ऐसे करके दे दिया जाएगा तो जिससे क्रिकारः में जो है डबल री की मात्रा लगी होगी वही सही होगा, और क्रिकारः अगर हम लिख देंगे तो गलत माना जाएगा। तो इन बारीक चीजों को हम देखते हुए, अध्ययन करते हुए अपने नोट्स में इन सब को लिखते हुए बड़ी बारीकी से आगे बढ़ेंगे। फिर अगला हमारा है, अगला उदाहरण हमारा क्या है? अगला उदाहरण है जैसे होत्रिकार। अगला उदाहरण कौन? री का उदाहरण समझा देगा। होत्रिकार, होत्री धन ऋकारः, होत्री धन ऋकारः। होत्री में री है, होत्री में जो ता में री की मात्रा लगी इस री को निकालेंगे, और दूसरा पद जो ऋकारः है इस री को निकालेंगे
तो दोनों के स्थान में कौन सा री हो गया? दीर्घ री हो गया। तो होत्र से जब री निकल गया तो ये कौन सा शब्द बना? होत बन गया। क्या बना? होत। ताकि नीचे हलत लगाएंगे। उसके बाद इस री और इस री के स्थान पे दीर्घ री हो गया है, तो हम यहाँ दीर्घ री लिख देंगे। फिर उसके बाद कारण है, कारण। फिर हम इसको मिलाएंगे। ये स्वर जो है हमेशा अपने दाहिने तरफ नहीं, दाहिने तरफ स्वर व्यंजन वर्ण में नहीं मिलता है, हमेशा अपने बाएं तरफ आता है। अपने बाएं, संस्कृत में है कि स्वराणाम वामतुः गति, स्वर हमेशा अपने बाएं तरफ आके अपने व्यंजन वर्ण में जुड़ जाए। इसीलिए ये री इधर ना जाके बाएं तरफ इधर आता है। ये री जब ता के पास आया तो ता में जुड़ गया। ता में किसकी मात्रा लग गई? री की मात्रा लग गई, तो होत्री बन गया। और कारह इसमें जुड़ गया तो क्या बना? होत्री कारह शब्द हमारा बना। यहाँ कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ स्वर संधि हो गई है। हम होत्री कारह को बड़े बारीकी से अध्ययन करेंगे। होत्री कारह में जो री की मात्रा लगेगी वो डबल री, मतलब एक बार री की मात्रा लगी है उसके नीचे एक बार हम और लटका देंगे तो बन जाएगा क्या? होत्री कारह। तो ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जितने उदाहरण आए थे बाबूराम सक्सेना में हमने बताया, और जो उदाहरण छूट गए होंगे, जैसे जो भी उदाहरण छूटे होंगे आप उनको देख के अध्ययन कर लीजिएगा। जैसे एक उदाहरण और हमारा छूटा है, विष्णुदय। वो का हमने नहीं बताया, विष्णुदय हमारा छूटा था। विष्णुदय का जब हम विच्छेद करेंगे तो विष्णु धन उदय होगा। क्या होगा? विष्णु धन उदय। विष्णु के अंतिम जो वर्ण हड़ा है उसमें कौन सा ऊ है? ह्रस्व ऊ है। और उदय में भी पहला वर्ण क्या है? ऊ है। तो ऊ और ऊ के बाद ऊ सवर्ण आया है, इसलिए यहाँ कौन सा ऊ हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। जब दीर्घ ऊ हो जाएगा तो शब्द क्या बना? विष्णु बन गया, क्योंकि इस रा से ऊ निकला तो हम हमारा हलंत लगाएंगे। फिर क्या है? ऊ और ऊ के स्थान पे दीर्घ ऊ हो गया तो दीर्घ ऊ लिखेंगे। फिर दया शब्द बचा है। अब हम इन वर्णों को मिलाएंगे तो विष्णु ऊ आया रा में तो की मात्रा लग गई और दया जुड़ गया तो क्या बन गया? विष्णु दया। क्या बना? विष्णु दया। तो ये हमारे स्वर संधि के अंतर्गत जो हमारी पहली संधि थी दीर्घ स्वर संधि, उस दीर्घ स्वर संधि का हमने अध्ययन किया, हमने बताया। आप अपने नोट्स में ये संधि जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप सारी संधियों को नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और बाबूराम सक्सेना में जितने उदाहरण दिए हैं सारे उदाहरणों को आप अपने कॉपी में नोट बना के संबंधित कीजिएगा, ऐसे विच्छेद करके सारे उदाहरण, और बार बार उस संधि का रिवीजन करते रहिएगा जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसको हमें आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, इससे हमें और अच्छा करने का मौका मिलेगा, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। तो दोस्तों फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।